2 to 6 बता रही हूँ, 2 to 8 क्यों बताऊंगी, एग्जाम के लिए बता रही हूँ। मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, मैं एक चीज बता रही थी, मैं भूल जाऊंगी बार बार आप लोग इंटरप्ट करते हो ना, मैं भूल जाऊंगी फिर बताना। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता होता है, लेकिन क्वेश्चन आप ऐसे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो प्रिंसिपल पढ़ा है, मैंने तो इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा है, मैंने एप्लीकेशन तो पढ़ा ही नहीं है ना, ऐसा होता है। लेकिन उसको आप कंफ्यूज मत करना, वो कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसा देते हैं कि वो जो आपने बुक में देखा है उससे अलग दे देंगे, लेकिन होती वही है, जो एप्लीकेशन है वही इम्प्लीमेंटिंग वाला है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हो आप लाइब्रेरी में, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को घुमा के देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम मैंने बता दिया ना आप लोग को इम्प्लीमेंट करने का, lack of fund, lack of infrastructure, lack of support from top management, employee resistance to change, improve ट्रेनिंग एजुकेशन और सिस्टम इम्प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर प्लानिंग होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, नॉट अप्लाइंग मार्केट अप्रोच अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नॉट कंडक्टिंग प्रॉपर मार्केट रिसर्च, और प्रॉपर रिसर्च नहीं करके हम लोग वो काम करते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये नोट्स हैं मेरे पास पॉइंट्स की, ओनली पॉइंट्स की, तो अगर होगा तो वो मैं शेयर कर दूंगी, आज के नोट्स में आपको शेयर कर दूंगी, बट मैं इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 29 स्टूडेंट हैं, 29 नहीं, 29 से ज़्यादा है कुछ, तो उनको मैं ये सोच रही हूँ अगर वो अपना टाइम मेरे साथ लगा रहे हैं तो बेनिफिट भी उन्हीं को होना चाहिए, फिर मैं सबको बेनिफिट क्यों दूँ, इस वजह से मैं नहीं नोट शेयर करती हूँ अपने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, इसको पहले आप समझ लो कि चेंज मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसा मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा एक्ट या ऐसा एक्शन जिससे आप हमेशा चेंज करते रहो हर एक चीज में, ठीक है। आप अपने स्टाफ को चेंज करते रहो, चेंज मतलब नौकरी से नहीं हटा दो, चेंज इन द सेंस जिस जोन में वो काम कर रहे हैं उस जोन को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लाइक एक्विजिशन में काम कर रहे हैं, तो एक्विजिशन में ही रहना पसंद करते हैं, वो दूसरे सेक्शन, फिर वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कंफर्ट जोन नहीं देना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए कि उनको लाइब्रेरी के हर एक काम आने चाहिए और हर एक काम में उनको चेंज करना चाहिए। तो दूसरी बात, मतलब चेंज इन द सेंस हर एक चीज में चेंज। डॉक्यूमेंट है आपका, ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा था, फिर क्या हुआ, एकदम से डिजिटल में आ गया, है ना, तो चेंज हो गया वो। और आपका हर एक चीज में जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, बुक यूज कर रहे हो, सर्विसेज यूज कर रहे हो, उन सब में चेंज करते रहना चाहिए, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। ओके, चेंज इज द, चेंज क्या है, आपके अंदर चेंज आए हैं, आपको लग रहा है आप चेंज हुए हो, चेंज अच्छा है या बुरा आपके नजर से बताओ, है ना, हम सबको भी चेंज करना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि चेंज क्या होना चाहिए, हम सबको जो है वो चेंज करते रहना चाहिए अपने आप को, टाइम टू टाइम हम भी अपने आप को चेंज करते हैं। हो सकता है कि पहले आप कैसे रहते होंगे, आप देखने में अच्छे नहीं लगते होंगे, आपके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आप बाहर निकले, आपने देखा कि नहीं ऐसा ड्रेसिंग होता है, फिर आपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज किया होगा, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया होगा, अपने कम्युनिकेशंस में चेंज किया होगा। तो चेंज हम अधिकतर अच्छे के लिए ही करते हैं और बेटर के लिए करते हैं, तो यही कॉन्टेक्स्ट है, लाइब्रेरी में भी हमें चेंज करते रहना चाहिए और चेंज बेटरमेंट के लिए करना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या होता है चेंज और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या होता है कि ओल्ड से न्यू की तरफ जाना, ठीक है, करंट स्टेट से लेके फ्यूचर स्टेट तक जाना, ठीक है, दैट इज चेंज, ठीक है, कुछ डिफरेंट करना। हाँ मोनिका कुछ बोल, मोनिक,
हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलो। अच्छा, माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद चेंज मैनेजमेंट का थोड़ा सा जो ध्यान में रखना वो ये है कि चेंज मैनेजमेंट बिकम डिफरेंट, दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट बनना, कुछ चेंज लाना, है ना। हम आप अपने अंदर क्यों चेंज करते हो कुछ अलग करने के लिए, कुछ डिफरेंट बनने के लिए। तो बिकम डिफरेंट, चेंज से ओल्ड टू न्यू स्टेज में जाना, इम्प्रूव पास्ट, पास्ट को इम्प्रूव करके प्रेजेंट में लाना, ठीक है, प्रेजेंट को अच्छा करना, मूविंग करंट स्टेट टू फ्यूचर स्टेट, करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट तक जाना, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट। हम कैसे करते हैं चेंज मैनेजमेंट के लिए, हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, टू प्लान, टू इनिशिएट, ठीक है, इनिशिएट करो, रियलाइज करो कहाँ कहाँ चेंज करना है, फिर उनको कंट्रोलिंग करो, एंड देन फाइनली स्टेब्लिश द चेंज प्रोसेस, उसके बाद चेंज प्रोसेस करो। चेंज हमेशा सडनली नहीं हो जाता, हर एक चीज सडनली आप चेंज नहीं कर सकते। आपने आज सोचा कि नहीं आज मैं चेंज कर दूंगा, तो वो नहीं होगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, उसे इनिशिएट करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि चेंज की जरूरत है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप करोगे और उसके बाद स्टैब्लिश करोगे चेंज को। उसके बाद इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और एक है इंडिविजुअल चेंज, ठीक है। तो दो तरह के इसके पर्सपेक्टिव हैं, ये एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर में देखा है किसी ने। बोलो। आया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है कि जब आपके टॉप मैनेजमेंट कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, जो टॉप लीडर होती है, अथॉरिटी होती है, वो कुछ चेंज करते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कोई न्यू स्ट्रेटजी ला रहे हैं, कोई न्यू प्लान ला रहे हैं या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है, जो कि आपकी क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट से होती है। क्लियर है, डायरेक्टर हो गए, अथॉरिटी हो गई, उनके तरफ से जब चेंज होता है तो वो होता है। क्लियर है ये चीज आपको। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, जब आप एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज लाते हो, जैसे कि जो स्टाफ है उन सारे स्टाफ में पर्सनल चेंज, ठीक है। जैसे कि आपने टॉप मैनेजमेंट ने तो चेंज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बाद आती है आपकी इंडिविजुअल चेंज। जैसे मान लो टॉप मैनेजमेंट ने कुछ चेंज किया, टेक्नोलॉजी कुछ लेके आ गए, अब उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल में चेंज आना चाहिए, यानी कि उस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा सबको। समझ रहे हो। यार कोई व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दो, वैसे तो मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ग्रुप में रहो तो मैं पहुंच ही जाऊंगी आप तक। कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर सकते हो तो सेंड कर दो, ग्रुप का लिंक। हाँ हाँ, वही ग्रुप, उसी में से किसी का कर दो। वो 2021 वाला कर दो, उसमें ज्यादा स्टूडेंट हैं। कर दिया है, लक्ष्य ने कर दिया है। ठीक है, तो इंडिविजुअल चेंज भी आपको समझ में आ गया कि जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगा तो इंडिविजुअल चेंज भी होना कंपलसरी है, ठीक है, करना ही पड़ेगा वो। समझ रहे हो। ठीक है, सबको समझ में आया ना भाई, बोलो। हाँ ठीक है। तो अब हमारा आता है फोर्सेस टू चेंज, मतलब क्या फोर्स करता है चेंज करने के लिए, है ना। तो दो तरह से चेंज हो सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में, है ना। दो चीजें फोर्स करती हैं कि हमें चेंज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरी चीजें इंटरनल फोर्सेस। अगर ये डायग्राम आप अगर याद कर लोगे तो अच्छा होगा।
अगर कुछ फिगर वगैरह इसके अंदर आप बना के आओगे अपने तरफ से भी, अपनी क्रिएटिविटी से भी बना सकते हो। जो मैं पॉइंट्स बनाऊंगी बताऊंगी उनको यूज करके, जरूरी नहीं है जो इसमें बनाए वही बनाओ। ठीक है। तो कुछ और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हर एक आंसर में अगर आप कुछ डायग्राम नहीं बना सकते तो कम से कम फ्लो चार्ट जरूर बना के आ जाओ हर एक क्वेश्चन के अंदर। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जरूर ऐड करो। और 10 नंबर में तो करो ही करो, 5 नंबर में जिसमें आपको लग रहा है कि करना चाहिए उसमें कर दो। तो इससे आपके मार्क्स जो होंगे ना वो ऑटोमेटिकली उठेंगे। और आप लोग बोलोगे कि हाँ मैम आपके वजह से, आपने जो बताया उस वजह से हमारे इतने मार्क्स आ गए। ठीक है। वैसे कोई क्रेडिट देता नहीं है बाद में, बाद में तो सब यही बोलते हैं कि मैंने तो एक रात में पढ़ के इतने अच्छे नंबर ले आए। कोई ये बाद में नहीं बोलता है कि हाँ मैम आपकी वजह से आया। जब नंबर आ जाते तो सब अच्छा। हाँ तो मशीन ट्रांसलेशन मैंने बताया था आप लोग को कि खुद से करना मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने ये बोला था कि आता है पेपर में। हाँ तो जरूरी थोड़ी है कि पेपर मैं ही सेट कर रही हूँ। और मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हम्म। हम्म। थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं देखो, बात तो ये है ना। क्या? हम्म। आगे पीछे दोनों मिला के आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो 3 पेज में करके आओ, 2.5 से 3 पेज लगाओ। और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 1.5 से 2 पेज लगाओ। ठीक है। जिसमें आपको लग रहा है 1.5 लगाना चाहिए 1.5 लगाओ, जिसमें लग रहा है 2 तो उसमें 2 लगाओ। तो ये है 2.5 से 3, 3 पेज आप 10 नंबर के लिए लेके चलो। उसके बाद जो आपके पास सीट्स बच रहे हैं उसमें आप डिसाइड कर लो कि 1.5 1.5 किस में लिखोगे, 2 2 किस में लिखोगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन आप 2 2 पेज में भी नहीं लिख पाओगे 5 नंबर वाले। ये तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करती हूँ। यूट्यूब का लिंक है मेरा भाई किसी के पास, मेरे पास तो नहीं है। कोई शेयर कर दो। आवाज नहीं आ रही, अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो। रा... हाँ मोनिका आवाज नहीं आ रही है। राकेश माइक ऑफ करो। हाँ हाँ माइक ऑफ करो। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो या मोनिक बोल रहे हैं? अच्छा तो राकेश जी आप माइक ऑफ कर लो। मतलब सेम पैटर्न सेम रहेगा। 10 10 नंबर के 4 क्वेश्चन। हाँ वही पैटर्न सेम रहेगा। माइक ऑफ कर लीजिए राकेश जी, नहीं तो फिर मेरे को आवाज नहीं आती अगर कोई दूसरे कोई बोलते हैं तो। नहीं है? फिर क्यों शो कर रहा है यहाँ पे? हाँ म्यूट ही है यहाँ पे तो। हाँ बोलिए, अब किसको बोलना है? प्रियंका। विशाली ने लिंक शेयर किया है यूट्यूब चैनल का। यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है? क्या पता यूट्यूब से ही कुछ हो जाए मेरा।
जॉब तो लग नहीं रही है। पता नहीं, अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, खैर देखते हैं आगे। पता है, मैं आप लोग को इसीलिए पढ़ाती हूँ कि इसमें मेरा फायदा है। मेरा फायदा ये है कि मुझे अकेले में बैठ के बोर होके एक एक चीज दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ती है। इसमें आपका भी फायदा हो जाता है, मेरा रिवीजन होते रहता है, मुझे बिलीज का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और बिलीज के बेस पे मेरा नेट क्लियर हो गया। सिर्फ बिलीज के बेस पे, एमलीज पे मैंने इस बार एडमिशन लिया है, तो थोड़ा सा मुझे ये बेनिफिट हुआ है आप लोग से पढ़ाने से, और आप लोग को भी होता है। और दूसरी बात, मैं तो सिर्फ आपको पाथ दिखा दे सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तो आपको खुद पड़ेगा, है ना। मैं बोल सकती हूँ कि भाई इसको याद करके जाना, याद तो आपको ही करना होगा। ठीक है, तो ऐसा है, मेरा भी बहुत बेनिफिट होता है आप लोग के बदौलत। ठीक है, तो हम बात करते हैं। नहीं, मैं रांची से तो नहीं हूँ, मैं दिल्ली से थी एक्चुअली, लेकिन आफ्टर मैरिज मैं बिहार सेटल हो गई हूँ, जमुई। बट हाँ, ये एक तरह से बोल सकते हो झारखंड एंड बिहार बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर ही है। हाँ, बॉर्डर पे ही हूँ मैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस ट्राई करने के लिए भरा था कि मुझे कितना आता है, मैंने ऐसे ही भर दिया था। उसमें आपका परस्यूइंग होना चाहिए, एमलिस परस्यूइंग होना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था परस्यूइंग फ्रॉम इग्नू, है ना, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया था उस टाइम तक, तो फिर मैंने भर दिया। लेकिन अब उस नेट का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। हाँ, तो अब तो ये है कि नहीं, अब जेआरएफ करना है। हाँ, प्रियंका कुछ बोल रही थी। क्या चीज, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि नेट हो गया, लेकिन मेरा एमएलआईएस नहीं हुआ है ना, इस वजह से। 2 साल के अंदर मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है एमएलआईएस, मतलब मैंने एडमिशन में किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी एमएलआईएस में। एक्चुअली मेरे बीएड, मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, तो बीएड में एडमिशन ले लिया, तो ये इस साल कंप्लीट होगा, तो फिर मैंने इस साल एडमिशन लिया है एमएलआईएस में। तो यही बात है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। पता है, मैंने खाना भी नहीं खाया है, आप लोग ने खा रखा है, मतलब नाश्ता भी नहीं कर रखा। क्या? हाँ, आप लोग तो माइक ऑफ करके भी कर सकते हो ना, मैं थोड़ी कर सकती हूँ, खाते खाते थोड़ी बोलूंगी। आवाज नहीं आ रही, अगर किसी का माइक ऑन होता है और उसके बाद अगर कोई बोलता है तो मेरे तक आवाज नहीं आती, वो क्लैश होता है, इको होता है, मतलब कट जाती है बीच बीच में आवाज। एक साथ सब माइक ऑन नहीं किया करो, एक एक करके करो। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो जल्दी। हम्म। वेरी गुड। अब उसको बढ़ाना है ना, पोस्ट को बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, बैचलर करो, एमएलएस करो। और अब तो मैं एमएलएस कर रही हूँ, तो आप लोग को भी हेल्प करूंगी। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, इसके लिए तो मोस्ट वेलकम है।
हम्म एक्चुअली टाइम कम है ना मेरे पास। माइक ऑफ कर लीजिए। हम्म थोड़ा माइक ऑफ कर लो, आवाज़ क्लैश हो रही है। ठीक है तो एक्चुअली मोनिक जी माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ तो ठीक है, आगे करते हैं। एक्चुअली टाइम कम है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं आप लोग को कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ। उसके बाद आपका आता है फोर्सेस टू चेंज। अगर किसी को बोलना है ना तो थोड़ा मैसेज में लिख देना, ठीक है कुछ, क्योंकि मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आप लोग की। तो मैसेज कर देना तो मैं आंसर कर दूंगी। तो अब आता है कि फोर्सेस मतलब किसके वजह से हम चेंज करते हैं। तो एक होता है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा होता है इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इसके आप डायग्राम इजीली बना सकते हो, तो इसको बना के आना। सर्कल में बना लेना, रेक्टेंगल में बना लेना, फ्लावर की तरह बना लेना, कैसे भी बना सकते हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है कि बाहर से जो चीजें बाहर से इफेक्ट करती है चेंज करने के लिए, वो चीजें आपकी क्या होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। यानी कि हम नहीं चाह रहे हैं चेंज करना, लेकिन बाहर से हमारे पास प्रेशर आया है कि हमें चेंज करना होगा। बाहर से प्रेशर मतलब जैसे कि ग्लोबल इफेक्ट, यानी कि कुछ भूकंप आ गया, आग लग गई, है ना, और काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। हाँ हाँ, जुलाई बैच के लिए आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं पेड बैच की। और अदरवाइज अगर फ्री सेवा चाहिए तो वो लास्ट में मैं कर ही दूंगी, डोंट वरी। क्या बोल रहे हो प्रियंका? मेरी क्लासेस गूगल मीट के थ्रू ही डेली चलती है। आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना तो मैं आपको डिटेल बता दूंगी। पेड क्लासेस मेरी चलती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली हैं। जनवरी सेशन के भी स्टूडेंट हैं और जुलाई के भी अभी चल रही है। मेरा नंबर मैं पिन कर दे रही हूँ मैसेज में, यार थोड़ा सा वेट करना, है ना, थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये मेरा नंबर है 7903823202। ठीक है, लेकिन फालतू क्वेरीज के लिए मत करना यार कॉल, बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। ठीक है, आप मैसेज कर देना। और मेरी 30 क्लास की जो फ़ी है वो 600 रुपी है जस्ट, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। तो 30 क्लासेस उसमें आपको प्रोवाइड होती हैं 600 में। और डेली क्लासेस चलती है रेगुलर, और डिटेल में क्लासेस चलती है। जैसे अभी मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ वैसे नहीं होता, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट BLIS से लेके कोशिश करती हूँ जो एग्जाम में लाइब्रेरी KVS और DSSB इन सब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी साथ साथ निपटा दूँ। तो ये सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी रेगुलर क्लासेस में। और बाकी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लासेस ली हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। कंचन है यहाँ पे, प्रीतम है, हर्षिता है, मधु है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो मेरे से क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके ओके, श्योर श्योर, टेक्स्ट कर देना आप मुझे, मैं वहाँ पे आपको डिटेल दे दूंगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस आप लोग समझ गए क्या होती है, कि जो बाहर से हमें फोर्स करती है चेंज करने के लिए। जैसे कि ग्लोबल इफेक्ट, यानी कि कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, जैसे कि कुछ भूकंप आ गई उसकी वजह से आपकी लाइब्रेरी तहस नहस हो गई, आग लग गई, या फिर कुछ ऐसा भी साइक्लोन वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ सकता है दोबारा से। उसके बाद बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल, ये जो होती है वो मैनेजमेंट कंट्रोल से बाहर होती है, इसमें मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो उनको करने के लिए मजबूर कर देती है बेसिकली। और इसके अंदर आपको मैंने बता दिया ग्लोबल इफेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक कुछ गिर गई है ना, या फिर आपको फंड नहीं मिल रहा है बाहर से, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से आपको फिर चेंज करने की जरूरत हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
यानी कि आपकी लाइब्रेरी मैनुअली चल रही है, लेकिन बाहर में जो है, मार्केट में जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो बाकी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही है, तो फिर आपको भी सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप फिर मार्केट में compete नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर। गगनदीप, मैं कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे मैं डाल दूं, बट अभी अगर आप लाइव क्लासेस लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, बाद में वो बोर लगने लगती है, 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, फिर बोर लगेगी बाद में आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। पेज नंबर 42। उसके बाद आपकी आती है इंटरनल फोर्सेस, यानी कि जो इंटरनली आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे कि हो सकता है आपके यूजर की वजह से आपको चेंज करना पड़े, आपके स्टाफ के बिहेवियर की वजह से आपको चेंज करना पड़े, या फिर आप किसी सर्विस से खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको आप बदलना चाहते हो, उसकी वजह से आपको चेंज करना पड़े, यूजर सेटिस्फाइड नहीं है आपके सर्विस से। मान लो कि आप अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो यूडीसी से यूज कर रहे हो, बट यूजर उसको समझ नहीं पा रहा है, तो फिर आपको डीडीसी की तरफ जाना पड़ सकता है। या फिर यूजर आपसे डिमांड कर रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट चाहिए, तो आपको सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ सकता है, ई कंटेंट, आपको ई डॉक्यूमेंट खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी इंटरनल चीजें हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जो चीजें हैं, मैनेजमेंट हो गई, स्टाफ हो गए, यूजर हो गए, है ना, और कोई चीज टूट फूट गई वो हो गया, उनके वजह से अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है तो वो इंटरनल फोर्सेस हो गया। एक्सटर्नल फोर्सेस जिस पे आपका कोई बस नहीं है, आप नहीं चाह रहे हो कि उस पर मुझे चेंज करना है, लेकिन बाहर से आपकी कोई ना कोई चीजें ऐसी हो रही हैं, मार्केट के अंदर ऐसी कोई चीजें हो रही है, इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी कोई चीजें हो रही है जिसके वजह से आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ये होता है एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ में आया? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चेंजेस में आता है डेवलपमेंटल चेंजेस, ट्रांजिशनल चेंजेस। एक्चुअली मैं आपको सब कुछ ही बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर, इसमें ना कुछ प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर, बेसिकली इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो जो ये 15 नंबर का क्वेश्चन, ये 15 नंबर का ये चैप्टर है, तो इसमें से क्या आ जाएगा ना, ये अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मैं बताते ही जा रही हूँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूरी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट पूरी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 10-10 नंबर का इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर का भी एक एक क्वेश्चन आएगा, 15-15 का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। तो इसमें से आप स्किप करके जो नहीं जा सकते, जो स्किप करना है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरनल फोर्सेस आपको बता दिया कि क्या होती है, कि ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से, डिसीजन की वजह से, है ना, स्टाफ के डेडिकेशन की वजह से। अब टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या है? पहला है डेवलपमेंट चेंज। कहाँ गया टाइप्स ऑफ चेंजेस, स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप क्या स्ट्रेटजी लगाओगे मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टिव, पेज नंबर 45। मतलब किस किस स्ट्रेटजी से आप चेंज करोगे, तो डायरेक्टिव, यानी कि मैनेजर जो होगा वो डायरेक्ट, क्या, पेज पेज नंबर 45, 3.6, पॉइंट नंबर 3.6, टाइप्स ऑफ चेंज। 3.4, अच्छा ये रह गया, अच्छा, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेंज पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डेवलपमेंटल चेंज, यानी कि कुछ डेवलप, यानी कि थोड़े को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, आप डेवलपमेंट करने के लिए चेंज जब करते हो, डेवलपमेंट चेंज होता है। ट्रांजिशनल चेंज क्या होता है कि चेंज रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस, इसमें जो जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हो, जो प्रोसीजर यूज कर रहे हो, उसको चेंज करके कुछ नया कर देते हो। जैसे मान लो आप अभी मैनुअली इशू रिटर्न कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करो, उसको चेंज करके टोटली ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, या फिर आरएफआईडी की तरफ जा रहे हो, तो दैट इज ट्रांजिशनल चेंज। उसके बाद आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि शेप एंड साइज में कुछ आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि जो आपका पहले जो स्ट्रक्चर था, यानी कि एक रूम की आपकी बिल्डिंग थी, लेकिन अब आप 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो अपनी लाइब्रेरी की, तो शेप एंड साइज में कुछ चेंज करते हो, तो वो आपकी ट्रांजिशनल चेंज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज में क्या होती है कि आप कुछ इंक्रीमेंट करते हो, यूजर को कुछ पैसे बढ़ाते हो, है ना, प्रमोशन करते हो, तो ये इंक्रीमेंटल चेंज होती है। उसके बाद प्लान चेंज, यानी कि ये क्या होती है, आप पहले से ही प्लान करते हो कि नहीं मुझे चेंज करना है, उसके बाद आप उसको चेंज कर देते हो। अनप्लान चेंज, कि जब आप कुछ भी प्लान नहीं करते हो, लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपको चेंज करनी पड़ती है, तो अनप्लान चेंज हो जाती है। अब बताओ, सारे हेडिंग के नाम से आप इसको लिख के आ पाओगे कि नहीं लिख के आ पाओगे? ट्रांजिशनल चेंज में आप शेप एंड साइज में चेंज करोगे। जैसे कि पहले आपकी एक रूम की बिल्डिंग थी या फिर एक रूम की लाइब्रेरी थी, अब आप उसको 3 फ्लोर की लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हो, तो वो ट्रांजिशन हो जाएगी, यानी कि शेप साइज स्ट्रक्चर इन सब में जब चेंज करोगे तो ट्रांजिशनल चेंज होगी। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ गया, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन में आप शेप एंड साइज में चेंज करते हो। ट्रांजिशन में आप क्या करते हो, प्रोसेस एंड प्रोसीजर को बदलते हो, जो प्रोसेस से काम कर रहे हो ना उस प्रोसेस को ही बदल देते हो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो मैं कंफ्यूज हो गई तो आपका कंफ्यूज होना तो लाजमी है, ठीक है। तो आप बताओ, ये अगर आपको हेडिंग याद होंगे तो इसके अंदर लिख के नहीं आ पाओगे आप बिना पढ़े? ठीक है। उसके बाद आपकी आती है स्ट्रेटजीज फॉर चेंज मैनेजमेंट। क्या क्या स्ट्रेटजी लगाओगे, तो डायरेक्टिव स्ट्रेटजी, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो होगा, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, वो डायरेक्ट करेगा, वो उनसे बात करेगा, यूजर्स को, सॉरी, स्टाफ को डायरेक्ट करेगा कि हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपर्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप एक्सपर्ट से राय लेते हो कि हमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर चेंज करना भी है तो कहाँ चेंज करें, है ना। उसके बाद ये होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, नेगोशिएटिव स्ट्रैटेजी, आप क्या करते हो, नेगोशिएट करते हो। नेगोशिएट का मतलब समझते हो? हाँ, तो टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो चेंज करने के लिए ना नेगोशिएट करती है, थोड़ा सा अपने यूजर के साथ, अगर कोई यूजर मना कर रहा है, सॉरी यूजर नहीं, स्टाफ कोई अगर चेंज के लिए मना कर रहा है तो उनके साथ नेगोशिएट करती है। उसके बाद एजुकेटिव स्ट्रेटजी, आप एजुकेट करते हो कि हम, एजुकेट करते हो, मोटिवेट करते हो चेंज के लिए, कि भाई चेंज से हमारा ये हो जाएगा। यूजर्स, सॉरी स्टाफ, यूजर क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, स्टाफ के साथ आप क्या करते हो, उनको मोटिवेट करते हो चेंज करने के लिए। और उसके बाद पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि आप, आपका खाली डिसीजन नहीं होता, पार्टिसिपेटिव में आप सबको बिठाते हो, मीटिंग करते हो, और सबकी राय लेते हो, और सबका पार्टिसिपेशन लेते हो चेंज करने में, तो दैट इज पार्टिसिपेटिव स्ट्रेटजी। रेजिस्टेंस टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज मैनेजमेंट का कुछ भी आ जाए, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट का आपका स्ट्रेटजी आ जाए, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट आ जाए, नीड आ जाए, फोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके साथ रेजिस्टेंस टू चेंज जरूर आएगा 10 नंबर में, कि वाई एम्प्लॉय रजिस्ट टू चेंज। एम्प्लॉय जो है वो रजिस्ट क्यों करते हैं चेंज करने के लिए, और अगर वो रजिस्ट करते हैं तो आप क्या करोगे, तो क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे रजिस्ट को हटाने के लिए। तो रजिस्ट क्यों करते हैं, उसका तो आंसर ये रहा, और स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाओगे इसका आंसर बता चुकी हूँ। यानी कि आप क्या करोगे, उनको डायरेक्ट करोगे, एक्सपर्ट स्ट्रेटजी लगवाओगे, नेगोशिएट करोगे, एजुकेट करोगे, पार्टिसिपेटिव स्ट्रेटजी लगवाओगे, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। रेजिस्टेंस टू चेंज में क्या होगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, वो डर जाएंगे कि भाई मैं अभी अपने कंफर्ट जोन में हूँ, पता नहीं बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाते कि चेंज को समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद फेयर ऑफ अननोन एंड फेलर, मतलब उनको अननोन का डर होता है कि भाई अभी तो हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, और फिर पता नहीं क्या आने वाला है, कहीं हम फेल ना हो जाए उसकी वजह से। अभी तो मैं अपने कंपनी का जो हूँ टॉप स्टाफ हूँ, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, तो उनको ये फियर हो जाता है। उसके बाद लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, उनके अंदर कोई कॉम्पिटेंसी की भावना नहीं होती है कि हाँ भाई मार्केट में ये चीज़
आई है तो हमें भी करनी चाहिए, उनको लगता है नहीं भाई जो चल रहा है उसको चलने दो, तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी होती है। एम्प्लॉय फील ओवरलोडेड, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो ओवरलोड हो जाएगा, उसको ये भी काम करना पड़ जाएगा, उसके बाद जो चेंज हो रहा है उसका भी काम उनके जिम्मे आ जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जेन्युइन ऑब्जेक्शन, कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शन भी होती हैं कि मतलब चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस वजह से भी वो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं चेंज करने के लिए। तो ये 5 पॉइंट आप लोग करके 5 है 5 पॉइंट, ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद आप उनको मनाने के लिए क्या क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 48 पे, कोटर एंड स्क्रैंडिकर का 6 चेंज अप्रोचेस, सिक्स सिग्मा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जब आप एग्जाम दोगे ना उसमें, तो उसमें पूछते हैं व्हाट इज 6 सिग्मा, तो ये है कॉटन एंड सिंगर का 6 चेंजेस अप्रोचेस, यानी कि उनको मनाने के लिए आप क्या करोगे कि भाई वो चेंज के लिए मान जाएं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उनको एजुकेट करोगे, उनसे बात करोगे, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, सबको पार्टिसिपेट करवाओगे, ये नहीं कि खुद खुद प्लान बना लिया, खुद खुद मतलब आप टॉप लेवल पे हो ये मान के चलना, खुद खुद मतलब ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ सब, आप टॉप मैनेजमेंट पे हो ये मान के चलो। तो पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट सबकी लोगे, उसके बाद उनको सपोर्ट दोगे, उनको फैसिलिटेशंस एंड फैसिलिटीज़ दोगे कि नहीं भाई हम चेंज करेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद उनसे नेगोशिएट करोगे, एग्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, उनके साथ एग्रीमेंट करवा सकते हो कि अगर आप चेंज के लिए नहीं माने तो फिर आपको ये करना पड़ सकता है या फिर ऐसे करना पड़ सकता है, तो नेगोशिएट कुछ कर सकते हो, या फिर चेंज के लिए आप मान जाओगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, या फिर कुछ भी नेगोशिएट कर सकते हो उनके साथ। उसके बाद मैन्युपुलेट, मतलब उनके ब्रेन वॉश कर सकते हो, मैन्युपुलेट कर सकते हो उनको। उसके बाद एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कंसर्न, इसका क्या होता है भाई, ये तो मुझे याद भी नहीं है, सुन रहे हो क्या आप लोग, मैं क्या बोल रही हूँ। पेज क्या है 6, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। दिस अप्रोच इज यूज्ड व्हेन इट इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट द चेंज स्पीडीली, ठीक है, मतलब ये जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाला है तो ये तब इम्प्लीमेंट होता है जब आपको स्पीडली चेंज करना है, मतलब बहुत कंपलसरी हो गया तो तो आपको चेंज करना ही है। तो इन के सच केसेस चेंजेस फोर्स्ड अपॉन द एम्प्लॉय, चेंज को क्या होता है एम्प्लॉय के ऊपर फोर्स कर दिया जाता है, और रजिस्टरिंग चेंज में लीड टू लूजिंग जॉब, और उनसे बोल दिया जाता है कि भाई अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको क्या होगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। बोलो। उसके बाद आपका आता है चेंज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, 5 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो इंपॉर्टेंट, टिक कर लो उसको, तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपको सारा पढ़ के नहीं जाना है, इसमें जो पढ़ के आपको जाना है वो ये है कि दिख रहा है कि चेंज मैनेजमेंट लाइब्रेरीज में कैसे कैसे चेंज हुई हैं। तो लाइब्रेरी आप लिखोगे कि हाँ भाई लाइब्रेरी भी जो है एबिडियंट है चेंज का, लाइब्रेरी ने भी टाइम टू टाइम चेंज किया है ना, और चेंज करना अच्छा था, जितना भी आपने पीछे पढ़ा है ना सब लगा देना अपने कॉन्सेप्ट इसके अंदर, और उसके बाद लिख देना कि कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो पहले नीचे देख रहे हो, ऑनरशिप टू एक्सेस, प्रिंट टू डिजिटल, कैटलॉग टू ओपैक, जर्नल टू ई जर्नल, दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही है इसमें, ठीक है। तो ये मैं स्टार्टिंग में इसीलिए आपको डिटेल बता रही हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अगर बैठ जाएंगे ना उसके बाद आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे मैं आपको हेडिंग हेडिंग समझा दूंगी, बस हो गया उसके बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइब्रेरी कैसे कैसे चेंज हुई है। पहले ऑनरशिप, यानी कि पहले जो था लाइब्रेरी सिर्फ अपने बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए सोचती थी, रखने के लिए सोचती थी और कुछ नहीं, उनका मेन मकसद होता था कि बुक्स जो हैं प्रिजर्व रहें। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, यानी कि बुक जो है ओपन एक्सेस हो गया है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। पहले प्रिंट फॉर्म में बुक्स होती थी, अब डिजिटल फिल्म में होती हैं। पहले जो कार्ड कैटलॉग्स होते थे अब ओपैक आ गई है। पहले जर्नल्स होते थे मैनुअली, अब ई जर्नल्स हो गई हैं। तो इस तरह से जो है हमारी जो लाइब्रेरी है वो चेंज होती गई है, और इसी को आप डिफाइन भी कर दोगे जैसे मैंने अभी डिफाइन किया है, ठीक है। ये चीज बना के
बनाने के बाद इसको आप डिफाइन भी कर देना, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया है। ठीक है, देखो स्ट्रेच कैसे करते हैं उसकी स्ट्रेटजी आप लोग सीखो। उसके बाद देखो लाइब्रेरी के अंदर जो चेंज हुए एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हुए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, तो जरूरी नहीं ये लिखो, एक्सटर्नल फैक्टर वाला जो लिख सकते हो वो लिख देना। उसके बाद इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज हुए हैं, जैसे कि स्टाफ के एटीट्यूड की वजह से, यूजर के कंप्लेंट की वजह से, इनके वजह से चेंज हुए हैं। अब नीड क्या है और चेंज का स्टेप क्या है ये आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, नीड एंड स्टेप, पेज नंबर 51। नीड ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, क्या नीड है चेंज करने की, तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग 10 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट है, आप 10 पॉइंट खुद से बना के लिख लोगे कि चेंज की क्या जरूरत है लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोस्ट कॉर्प तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, तो पोस्ट कॉर्प पेज नंबर 59 पे है कि पोस्ट कॉर्प इन लाइब्रेरीज, यानी कि लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख देना कि हम प्लानिंग करेंगे प्रॉपर लाइब्रेरीज में कि क्या बुक लेंगे, क्या स्टाफ लेंगे, सारी चीज प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे, तो लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में इनको पोस्ट कॉर्प को आप डिफाइन कर देना। अगर ये आ गया तो पोस्ट कॉर्प आ गया, तो वैसे पोस्ट कॉर्प नहीं आता। क्या, क्या हुई, वन वाला, हाँ हाँ वन वाला है, वन वाला ही। हाँ सेम है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन कम चांसेस हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका टेबल 4.1। टेबल 4.1 10 नंबर में आया है ये क्वेश्चन, और कितने लोग होंगे जिनको वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट टेक्निक आया था, कैसे क्वेश्चन आया था, राइट 10 मैनेजमेंट टेक्निक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या सेंटर्स। ठीक है, 10 मैनेजमेंट टेक्निक्स आया था, और ये टेबल में आपको सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे। ठीक है, 4.1 टेबल, टेबल 4.1। क्या, मतलब नहीं समझ में आया मुझे, क्या पूछ रहे हो। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, 5 नंबर में आ जाएगा ये। तो उसमें भी आपको बस इतना ही करना है जितना मैंने बताया, सब पे मत जाना। ये वाला ऑनरशिप टू एक्सेस इसको समझा देना। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज हुई है, इंटरनल फोर्सेस, दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको। उसके बाद आपका क्या आएगा, नीड, नीड क्या है मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट की, और स्टेप, स्टेप आप लोग याद कर लेना, बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इसी से आपके डेढ़ से, इससे 2 पेज क्या 3 पेज के आंसर बन जाएंगे। अभी रुको नित्या, अभी रुको 2 मिनट और। तो ये फोर्थ चैप्टर है ना, इसका वीडियो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस यही है, फोर्थ चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो टेबल 4.1 इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसके यूज एंड पर्पस ये आता है। इसमें देखो टेबल जैसा बनाया हुआ है, लेकिन आपको जब आएगा ना एग्जाम में तो आप टेबल मत बनाना, आप पॉइंट की तरह लिखना, जैसे कि हेडिंग डालना, पहला हेडिंग डालना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद आप लिखना यूज इन लाइब्रेरी, उसका हेडिंग डालो और लिख दो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसके बाद पर्पस सर्व लिखो और उसका ये लिख दो, फिर दूसरा नंबर डालना, लिखना बजटिंग, और उसके बाद ये और ये। अब देखो ये और ये क्या है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डिटेल में है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं डिटेल में आपको समझा भी नहीं पाऊंगी, अभी टाइम की शॉर्टेज है, तो इसकी जो वीडियो है डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे है, इसको आप कर लेना वहां से। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। हर्षिता, हर्षिता आप क्या लिंक भेज सकती हो। हाँ, क्योंकि हर्षिता ने कर लिया है यूनिट 4 वहां से मेरे यूट्यूब चैनल से, तो वो लिंक भेज देती है, यहीं भेज दो हर्षिता। हम्म, ठीक है, तो यूनिट 4 आप वहां से कर लोगे, और यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कभी कभी पोस्ट कॉर भी लाइब्रेरीज आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसमें आपको होगी नहीं। हम्म,
जुलाई सेशन में। तो जुलाई सेशन में, हाँ बोलो क्या पूछना है। हम्म। कुमारी तो देखो उसमें तो आपका क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देना हर्षिता। शीतल, तो जो आप बोल रहे हो ना उसमें तो मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरी पेड क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ ज्वाइन करो और वहाँ पे मैं आपकी सारी हेल्प करूँगी। पर्सनली भी आप मुझे मैसेज करोगे या पर्सनली भी आप मुझसे कुछ पूछोगे तो वहाँ पे मैं आपको सारी हेल्प करूँगी। फीस मेरी बहुत मिनिमम है। मेरा नंबर मैंने पिन किया था अभी मैसेज में। अच्छा अच्छा, मैं करती हूँ, मैं फिर से कर देती हूँ। 7903823202, ये मेरा नंबर है। इस पे आप मैसेज करो मुझे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल दूंगी। देखो फीस मैं छुपा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरी जो फीस है वो आप सॉल्व असाइनमेंट अगर खरीद रहे हो तो उससे भी कम है। 630 क्लासेस की फीस है मेरी, 30 क्लासेस की 600 फीस है। तो उसमें आप मेरी क्लासेस, हाँ मेरी जुलाई की, और पर मंथ नहीं, क्योंकि मंथ में तो मैं छुट्टी भी कर सकती हूँ ना। तो मंथ का हम नहीं रखते हैं। मैं 30 क्लासेस, चाहे वो 1 महीने में कंप्लीट हो चाहे 2 महीने में कंप्लीट हो, 30 क्लासेस की फी है। ठीक है। हम्म। तो मेरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू। नहीं नहीं, गूगल मीट पे डेली चलती है ट्यूशन टाइप, जैसे हम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, डिटेल एकदम। हम्म। तो 4th चैप्टर आप वहां से कर लोगे, बोलो। ठीक है, तो अब आपकी है हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, है ना, ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 हम कल स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। या फिर मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें कम कम आपको करना होगा। लेकिन ब्लॉक 1 बहुत अच्छे से करना, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है। और ब्लॉक 2 में इसमें से ज़्यादा नहीं आता है, वो मैं बता दूंगी, बहुत कम आता है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ब्लॉक 2 में। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक, क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा प्रियंका, आवाज नहीं आ रही, किसी को आ रही है प्रियंका की आवाज। हाँ प्रियंका बोलो। हाँ, ब्लॉक 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 6 का ब्लॉक 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आगे देखती हूँ और आगे मैं बताती जाऊंगी आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको पेज। हाँ, मे बी कल मैं सुबह के टाइम ही क्लास लूँ, मे बी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। बट आप लोग अलर्ट रहना, मैं कभी भी डाल सकती हूँ कि मैं कब क्लास लूँगी। ठीक है। कितने पहले, 1 घंटे पहले। क्योंकि देखो बात ये रहती है कि कल कल संडे है, ठीक है, और कल मेरी एनिवर्सरी भी है। ठीक है। तो अब, तो देखते हैं अब कल क्या क्या होता है, कैसे टाइम मुझे मिलता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है।